गवर्नमेंट को लोन देते हो ना बॉन्ड्स के थ्रू, वैसे कंपनीज को लोन दे सकते हो। रिलायंस को लोन चाहिए। जेठालाल गड़ा कैसे चला रहा था अपने बिजनेस? जेठालाल गड़ा को पैसे चाहिए थे, दो जगह से आ रहे थे। कहां से? खुद का पैसा कैपिटल या फिर लोन। तो बिजनेस जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनके पास भी दो चॉइस होती है, या तो वो खुद का पैसा डाल सकते हैं या तो वो लोन ले सकते हैं। तो खुद का पैसा मतलब इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, मतलब हम सब शेयर होल्डर हैं, हमने पैसा डाला है। और लोन लेने का मतलब डिबेंचर। डिबेंचर आर अ पार्ट ऑफ लोन, शेयर्स आर अ पार्ट ऑफ ओनरशिप। शेयर कैपिटल, शेयर्स आर अ पार्ट ऑफ ओनरशिप, डिबेंचर्स आर अ पार्ट ऑफ लोन। मैं रिलायंस का शेयर भी खरीद सकता हूं, डिबेंचर भी खरीद सकता हूं। फर्क क्या होगा? अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा, डिबेंचर खरीदता हूं तो मैं क्रेडिटर, लोन गिवर बन जाऊंगा। तो अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा रिलायंस से? डिविडेंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और अगर डिबेंचर में इन्वेस्ट करता हूं तो इंटरेस्ट मिलता है। तो लोन पे आपको मिलता है इंटरेस्ट। दोनों ले सकते हो क्या? हाँ, आप रिलायंस के शेयर्स भी ले सकते हो, रिलायंस के डिबेंचर भी ले सकते हो। लेकिन शेयर्स पे आपको क्या रिटर्न मिलेगा? डिविडेंड। और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट। क्या फर्क है डिविडेंड और इंटरेस्ट में पता है? आप इमेजिन करो आपने किसी से लोन लिया है, तो आप उसको कंपल्सरीली इंटरेस्ट देते हो। आपने बहुत सारा प्रॉफिट किया तो क्या बहुत सारा इंटरेस्ट दोगे? इंटरेस्ट विल रिमेन फिक्स। लेकिन डिविडेंड, ज्यादा प्रॉफिट हुआ ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट हुआ जीरो प्रॉफिट हुआ जीरो डिविडेंड। तो वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी ज्यादा कभी। लेकिन इंटरेस्ट फिक्स, ज्यादा प्रॉफिट किया तो भी उतना इंटरेस्ट, कम प्रॉफिट किया तो भी उतना, नो प्रॉफिट किया तो भी झक मार के इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। समझा? इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट कंपल्सरीली देना पड़ता है। दैट इज द डिफरेंस। सो डिबेंचर्स मीन्स व्हाट? यू आर गिविंग अ लोन टू द कंपनी, एंड बॉन्ड्स मीन्स यू आर गिविंग लोन टू द गवर्नमेंट। दोनों पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। शेयर्स पे क्या मिलता है? फर्क समझा? इधर फ्लक्चुएटिंग है उधर फिक्स है। और स्टार्टअप्स पता है? व्हाट आर स्टार्टअप्स? कंपनीज और न्यू बडिंग बिजनेस जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज? हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाता है। इट्स लाइक लॉटरी, कौन सा चल गया भगवान जाने। तो एक दो स्टार्टअप में पैसा डाल के मतलब नहीं है, एटलीस्ट 50-100 स्टार्टअप में आपको पैसा डाल के रखना पड़े, तब जाके उसमें से कौन से 5 चल जाए भगवान जाने। ये देखते हो शार्क टैंक इंडिया, बोलो ऐसे ही करते हैं, पैसे एक पेटी खरीद के रखते हैं, जो आया ले भाई, जो आया ले भाई, ले तू भी लेके जा, ले तू भी लेके जा। हर एक में इन्वेस्ट करते रहते हैं। क्यों? उनको पता है कि आगे जाके 5-6 साल बाद इनमें से 10 में से 9 तो बंद होने वाले हैं, 1-2 ही चलने वाले। जो चल गया फट गया वो नसीब। ऐसा तो चला तो वेरी हाई रिटर्न, और नहीं चला तो वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। ये और ये सिमिलर है। शेयर्स है ना, शेयर्स, स्टॉक्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड और स्टार्टअप, इन सभी में सिमिलरिटी। आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसमें कर रहे हो? यहां पे आप नए बिजनेस में कर रहे हो, लेकिन यहां पे आप वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में कर रहे हो, जो 10-15 साल से कर रहे हैं उनमें कर रहे हो। यहां पर भी बिजनेस है, यहां पर भी बिजनेस है। यहां पर नए बिजनेस है, यहां पे वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। तो इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क थोड़ा कम है, और म्यूचुअल फंड में और भी कम है क्योंकि एक्सपर्ट आ जाता है, और वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन होता है। समझा? एक एक का मतलब समझा? If a company is making X amount of profit, then it is mandatory for the company. It is not mandatory for the company to give the dividend. Not mandatory. Depends on the policy of the company. कोई कंपनी कंजर्वेटिव पॉलिसी होती है तो बिल्कुल कम डिविडेंड देते हैं, सारा ग्रोथ में लगा देते हैं री इन्वेस्ट करके। कुछ एकदम लैविश डिविडेंड, ले भाई मजा कर। तो वो कंपनी अच्छी होती है जो कम डिविडेंड देती है, क्योंकि वो री इन्वेस्ट करके और ग्रोथ करती है, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती।
और वो कंपनी जो बहुत सारा डिविडेंड दे रही है अभी तो खुश कर देंगे तुमको, लेकिन बाद में उनका ग्रोथ कम है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रहा है बिजनेस में, इसके लिए तुमको पैसा अभी के अभी दे ऐसा। okay? तो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज आर नॉट दैट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। लो डिविडेंड पेइंग कंपनीज आर बेटर। यू अंडरस्टूड व्हाई? क्योंकि लो डिविडेंड कंपनी क्या कर रही है? री इन्वेस्ट कर रही है, वापस बिजनेस में लगा रही है पैसा, ग्रोथ ज्यादा चांसेस, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6, ब्रांचेस। इस सब इन्वेस्टमेंट बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कहां पे इन्वेस्ट करें। ओ माय गॉड। सो इसके लिए आपको सभी इन्वेस्टमेंट को है ना एक चीज के साथ कंपेयर करना होता है, सबसे मेन, सबका बाप। सुना है इसके बारे में? साइलेंट डेविल। आज एक डोसा 50 रुपए का, नेक्स्ट ईयर 55 का होगा, उसका नेक्स्ट ईयर 60 का होगा, उसका नेक्स्ट ईयर 60 का। घट सकता है, बढ़ते ही जाएगा, एंड मनी कीप्स ऑन लूजिंग वैल्यू। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया? यू नो 5 to 6% आरबीआई के कैलकुलेशंस के हिसाब से, बट इन रियलिटी इट होवर्स अराउंड 8%। इन रियलिटी दिस इन्फ्लेशन इज अराउंड 8%। ओके, आप चेक भी कर सकते हो। ओके, यू नो रूल 72, एनीवन? रूल 72, I'll give you a shortcut. This is the rule 72. See, inflation is 8% का मतलब क्या है? आज जो चीज 100 रुपए की है, नेक्स्ट ईयर 108 की होगी, उसके नेक्स्ट ईयर 116.4 समथिंग, मतलब 108 प्लस 8%। उसका नेक्स्ट ईयर 116.4 प्लस 8%। वैसे समवट लाइक दिस। तो ये कब जाके डबल होगी? कब जाके 100 का 200 कब होगा? कितने साल बाद? उसके लिए एक शॉर्टकट है, रूल 72। रूल व्हाट यू डू, टेक 72 एंड डिवाइड इट बाय द रेट। कोई भी रेट, अगर इन्फ्लेशन 6% होता है तो 72/6 तो 12 ईयर्स। अभी 8% चल रहा है तो 72/8 9 ईयर्स। अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 9 साल बाद ये 100 रुपए का डोसा हो जाएगा 200 रुपए। 9 साल लगेंगे डबल होने, बट हो जाएगा। दैट इज इजी वे टू चेक कितने टाइम में आपका पैसा वैल्यू लूज कर रहा है। 72, रूल 72। इज इट क्लियर? आप वेरीफाई भी कर सकते हो। I'll give you practically एग्जांपल। मैं जब स्कूल में था तभी एक वड़ा पाव, एक समोसा पाव, वड़ा पाव 2 रुपए का आता था। 1994 आई एम टॉकिंग अबाउट। 1 वड़ा पाव समोसा पाव वाज 2 rupees। नाउ लेट्स वेरीफाई इफ आवर इन्फ्लेशन इज राइट और नॉट। मैंने क्या बोला, अगर 8% चल रहा है इन्फ्लेशन तो एवरी 9 years द मनी विल गेट डबल। मतलब 1993 से 9 साल पकड़ो तो 2002, 1994 से 2003 में 4 रुपए हो जाना चाहिए था। फिर 2003 से और 9 साल पकड़ो तो 2012 में 8 रुपए हो जाना चाहिए था। एंड 2012 से और 9 साल पकड़ो तो 2021 में 16 रुपए का हो जाना चाहिए था वड़ा पाव। और अभी चल रहा है उतना, 15 से 20 के बीच में ही चल रहा है ना 2023 में। तो मोटा मोटी यही रेट चल रहा है इन्फ्लेशन का। यस और नो? सिमिलरली जब मैं ट्रैवल करता था ऑटो में, तभी मिनिमम फेयर ऑफ ऑटो वॉज 2 rupees। सेम 2 rupees वॉज द ऑटो फेयर मिनिमम, और जो कितना 23 rupees। नाउ इट इज दैट टाइम इट वाज 94 में 2। आई स्टिल रिमेंबर, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, कम बैक 2 rupees। सो 2 rupees का अभी कितना हो रहा है? अराउंड 23 होना चाहिए, अराउंड 20, 21, बट हो रहा है 23। तो इट इज स्टिल मोर एक्चुअली, 8% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन। तो आप अपने पैसे कहां इन्वेस्ट करना चाहोगे? जो इन्फ्लेशन को बीट करेगी, इन्फ्लेशन से कम रिटर्न बीट करे, वरना तो आपका इन्फ्लेशन पैसा खा रहा है। तो एफडी कितना रेट दे रहा है पता है आपको? 5 to 6%। तो आप आज 100 रुपए डालोगे तो 1 साल बाद कितने हो गए? 106। और डोसा कितने हो गए? 108 का। आप गए, चलो डोसा खाते हैं, 1 साल हो गया, निकाला एफडी में से, ले डोसे वाले को बोला ले डोसा दे, 106 का नहीं है 108 का है, 2 रुपया और लाओ।
तो एक साल पहले जो डोसा 100 रुपए का था, अभी कितने का हो गया है? 108। और आपके पैसे कितने हुए? 106। तो बढ़े कि घटे? खा गया एफडी आपके पैसे। तो एफडी में पैसा डालना इज नॉट अ वाइज डिसीजन ओवर लॉन्ग रन, क्योंकि आपके पैसे क्या हो रहे हैं? बढ़ नहीं रहे हैं, इन्फ्लेशन उसको खा रहा है। लॉन्ग रन के दीज ऑल आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट 5, 7, 10 ईयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के अपन करते। तो एफडी ईट्स अप। आज एक्चुअली उधर लेक्चर चलो, ऑफिस में बैठा। ऑफिस है ना? नहीं, उधर ऑफिस है ना? उधर बैठा। सो इन्फ्लेशन क्या कर रहा है? आपके पैसे खा रहा है। ओके, तो एफडी तो गया बेचारा, इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहा है। अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना। हाँ जी, अभी आते हैं उस पे। म्यूचुअल फंड बीट कर रहा है, यस। अच्छा, उसके बाद ये जो बनते हैं, पीपीएफ है, एनएससी है, किसान विकास पत्र है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इनका मैक्स टू मैक्स इज 7 to 8%। 7 to 8%। इवन ELS है 7 to 8%। ये सब भी क्या कर रहे हैं? ELS थोड़ा ज्यादा देता है, म्यूचुअल फंड है 11-12 तक दे देता है, बाकी सब 7 to 8%। सो ऑलमोस्ट एट पार विद इन्फ्लेशन। दे आर नॉट एबल टू बीट इट। मतलब आज जो 100 रुपए, एक साल बाद 108 होगा, इन्फ्लेशन भी 108 है। तो एक डोसा खा पा रहे हो, एक ही डोसा खाओ, एक बाइट भी एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, तो चलेगा। अगर आपको पैसा ग्रो नहीं करना है, वही लेवल पे रखना है, तो ये भी चलेगा। क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, एनएससी। ओके, अच्छा, कमिंग टू प्रॉपर्टी एंड गोल्ड। प्रॉपर्टी एंड गोल्ड का स्टैंडर्ड देखा गया पिछले 40-50 सालों में, डेटा से देखा गया है कि प्रॉपर्टी एंड गोल्ड ऑन एन एवरेज दे गिव यू 9 to 10%। ऑन एन एवरेज। एवरेज का मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि हर साल 10% देता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी प्लस, कभी माइनस। एवरेज स्टार्ट और एंड पॉइंट का डिफरेंस देखोगे तो 9 to 10%। और इन्फ्लेशन चल रहा है 8%। तो डोसा तो मिलेगा, डोसे के ऊपर कुछ और चटनी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 8% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है आपको, 9 to 10%। और हर साल है, तो मतलब पैसा स्टेबल भी है और आगे ग्रो भी हो रहा है, अराउंड 9 to 10%। सबका बाप इधर बैठा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स, हाउ मच रिटर्न इज इट गिविंग यू? 12 to 16%। गुड और बैड? गुड, वेरी गुड, ऑन एन एवरेज। लेकिन मिनिमम 10 to 15 ईयर्स रखना पड़ेगा, 1-2 साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट, स्टॉक मार्केट देखा है कभी? डज इट गो लाइक दिस? ऐसा रहता है, राइट? दिस इज द ग्राफ ऑफ इंडेक्स निफ्टी स्टॉक मार्केट। सो ओवर द स्पैन ऑफ 10 to 15 ईयर्स अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज कितना देता है? 12 to, मतलब 8% से तो ज्यादा ही है। तो पैसे सेव भी हो रहे हैं और आगे ग्रो भी हो रहे हैं। व्हाट अबाउट स्टॉक शेयर्स? यू नो, अगर बहुत अच्छे कंपनीज के स्टॉक रिसर्च करके आप डालते हो तो 18 to 20 या इवन मोर % रिटर्न यू कैन गेट, प्रोवाइडेड यू चूज द राइट कंपनी। बट अगर डब्बा कंपनी में घुस गए तो गया, पैसा डूब गया। तो इससे अच्छा क्या है? म्यूचुअल फंड। तो इतना सारा क्लटर है। अच्छा, डिबेंचर्स कितना देता है? डिबेंचर्स गिव यू अराउंड 10 to 11%। दे आर ऑल्सो गुड। डिबेंचर ऑल्सो गिव यू अराउंड 10 to 11, 9, 10, 11% दे देता है। तो दे आर ऑल्सो एबल टू बीट इन्फ्लेशन। इतना सारा क्लटर है ना, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो 5 चीजें जी है, 5 थिंग्स विच आर एक्चुअली एबल टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। कौन सी है? शेयर्स मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड मतलब पूरा ग्रुप में, गोल्ड, प्रॉपर्टी एंड डिबेंचर। गवर्नमेंट बॉन्ड भी बीट नहीं करता है। ये 5 ही आइटम है जो कंपनी को आप लोन देते हो ना, डिबेंचर, ये 5 ही इन्फ्लेशन को बीट करिए, बाकी सब इन्फ्लेशन के लेवल पे, मतलब
ELSS इज म्यूचुअल फंड, ELSS इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। तो यही चीजें खाली बीट कर पा रही है, बाकी तो क्या हो रहा है समझ में आप? इन्फ्लेशन बीट नहीं हुआ उसका मतलब क्या हुआ? एक डोसा भी खाने नहीं मिल रहा है, और डोसा भी कम हो रहा है, 108 भी मिल रहा नहीं है, 108 से कम ही मिल रहा है रिटर्न, या उतना मिल रहा है सेम टू सेम। पैसा ग्रो कहां पे हो सकता है? शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, डिबेंचर। समन से LIC। सो LIC है ना, इसमें दो प्रकार के पॉलिसीज होता है, एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है एंडाउमेंट पॉलिसी। क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस क्या होता है पता है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस, 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार पे 500 रुपया पर मंथ आता था, कपिल शर्मा, अक्षय कुमार, याद है? दैट्स अ टर्म इंश्योरेंस। उसका मतलब कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवा रहे हो और आपको तो सबको करनी, वी शुड ऑल बाय टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है? यू हैव टू पे दिस प्रीमियम विच इज 500 पर मंथ, तो साल का 6000 लाइफ टाइम के लिए पे करो। अगर आपकी डेथ हो गई तब आपके घर वालों को 1 करोड़ रुपीज मिल जाए। डेथ हुई तो ही मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है, आपको वापस मिलने वाला। और ऐसा ही होना चाहिए। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली अगर उसको कुछ हो जाए तो पीछे फैमिली लटक ना जाए, उसको पैसे मिल जाए। तो एवरीवन, और जितने यंग एज में आप निकालते उसका उतना प्रीमियम कम होता है। तो आप सबकी एज तो बेस्ट है अभी, इट इज लाइक व्हाट 15 16 17 का बोलेगा 17 साल 15 और 16 ईयर्स हो गए, तो ये परफेक्ट एज है आपकी टू टेक आउट अ टर्म इंश्योरेंस, सो दैट आपका प्रीमियम बहुत कम रहता है, और यही प्रीमियम रहता है पूरे लाइफ टाइम तक। तो जब भी कुछ हो जाए तब पैसा मिले, और नहीं हो जाए तो ठीक है ना, अच्छा ही आप भी हो फैमिली के साथ। तो बोलने का मतलब इसमें कोई झोल झपाटा नहीं है। बट ये जो एंडाउमेंट पॉलिसी, ये येड़ा बनाने का, इसमें क्या होता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद अभी इन्वेस्ट करो तो 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको इतना पैसा वापस मिलेगा। देखा वो प्लान? आपको हर साल 1 लाख मिलेगा, आपको हर साल 50,000 मिलेगा, आपको हर साल 80,000 मिलेगा। दीज आर कॉल्ड एज LIC पॉलिसी, एंडाउमेंट पॉलिसी। दीज आर कॉल्ड एज एंडाउमेंट पॉलिसी। नेवर एवर इन्वेस्ट इन दैट। LIC क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपसे पैसे लेता है और किस में डालता है पता है? और उसमें से अपना कमीशन काट के आपको देता है। तो इन एंडाउमेंट पॉलिसी का रिटर्न एनुअली आज तक कभी भी 8% से ज्यादा नहीं हुआ। तो दे आर नॉट इवन एबल टू बीट इन्फ्लेशन। 8% भी इन्फ्लेशन बीट कर नहीं पाए। तो पैसा ग्रो करने की तो बात है ही नहीं। आज भी 100 रुपया और 15 साल बाद भी वही एक ही डोसा मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं। तो ये भी सेंस बनता नहीं। लेकिन स्टिल सो मेनी पीपल इन्वेस्ट इन दिस, सो मेनी पीपल इन्वेस्ट इन LIC पॉलिसी, सो मेनी पीपल इन्वेस्ट इन FDs बिकॉज दे डोंट थिंक लॉन्ग टर्म। उनको लगता है नहीं हमारा पैसा हमारा नजर ना सामने से, हमारा बैंक में। बट वो लोगों को दिखता नहीं कि लॉन्ग रन में उनके पैसे क्या हो रहे हैं? कट रहे, कम हो रहे, कट रहे, कम हो रहे। क्लियर? तो समझ में आया लॉजिक? तो टर्म इंश्योरेंस इज गुड, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ जिंदा रहते हुए मिलने वाला है ही नहीं। मरने के बाद पूरी पॉलिसी वैल्यू आपकी फैमिली को मिलता है, उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। जितना यंग एज उतना कम प्रीमियम, ऐसा होता है। ओके? एंड क्रिप्टो तो इट्स अ फैड। Crypto is not an investment. See, what is an investment? You invest in something, you should get some returns, right? You invest in bonds, you get interest. You invest in shares, you get dividend, company का profits. You invest in property, you get rent. Yes, return मिलता है। मैं तुमको बोलेगा ये लो 20 रुपए का नोट, मेरे को 30 रुपया देगा? अरे 30 रुपए का वैल्यू क्या है? देगा? 500 रुपए का नोट देगा, मैं बोलूंगा 600 रुपया देगा। अरे अच्छा नोट है, पढ़ो, अब भी बैंक से निकाले। विल यू गिव मी? क्रिप्टो इज दैट। क्रिप्टो इज अ करेंसी, उसमें कुछ इनहेरेंट वैल्यू है ही नहीं, कुछ रिटर्न कमा के नहीं दे रहा है।
It is based on one simple concept of GFT, Greater Fool Theory. मैं एड़ा है, मैंने लिया, मेरे से बड़ा एड़ा आएगा, वो ज्यादा पैसा देगा, उससे बड़ा एड़ा आएगा, वो उससे ज्यादा पैसा देगा, उससे बड़ा एड़ा आएगा, उससे ज्यादा देगा. It is based on Greater Fool Theory. Never ever invest in crypto or any other cryptocurrency or fads like this. ये fads होते हैं. You have heard about tulip bubble? 400-500 साल पहले ना ट्यूलिप का एक फूल होता था. ट्यूलिप यार देखा होगा आपने, ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप फ्लावर. तो तभी एक राजा को बहुत पसंद आ गया वो फूल. बोला आई वॉन्ट दिस ट्यूलिप इन ऑल माई गार्डन्स, चलो मंगाओ सबसे. यूरोप में हुआ था. तो सबने सोचा अरे राजा को फूल चाहिए, ट्यूलिप चाहिए, मंगाओ. सबने मंगवाने का डिमांड बढ़ गई, चालू कर दिया. अब राजा मंगवा रहा है तो सबको लगा चला राजा मंगवा रहा है तो कुछ तो रहेगा इसमें, चलो अपन भी लगाते हैं, अपन को भी ट्यूलिप चाहिए. 1 2 3 4 5 देश सबको ट्यूलिप. और पब्लिक किसान सब कंफ्यूज है, खाना से ज्यादा ट्यूलिप का डिमांड आ रहा है. ट्यूलिप उगा रहे लेकिन ट्यूलिप को टाइम लगता है उगने में और डिमांड बढ़ते जा रहा है. तो भाव क्या हो गया, विद इन 2-3 years द भाव वेंट 400 times. ऐसा चला गया ट्यूलिप का. किसका? खाली फूल का. ऑल फूल्स आर बाइंग फूल्स. तो खरीद रहे. और फिर किसी बुद्धिमान को पता चला या तो फूल ही है, खा तो सकते नहीं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी नहीं है, फूल ही है. नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, इतना महंगा कौन लेगा. तब जाके धीरे धीरे फैट कम हुआ, अक्कल आ रही है पब्लिक को. फिर सडनली क्या हो रहा है, डिमांड जा रहा है. अभी क्या है, ट्यूलिप फैलता गया बात एंड करके भाव हुआ. दिस इज कॉल्ड एज अ बबल. और ये इनहेरेंट साइकोलॉजी, ये अभी भी हो रहा है. इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स देखा, वो बादशाह वाला डांस आया था, सब लोग करने लगे. एवरीवन डज दैट. करते हो ना, एक ट्रेंड आता है, एवरीवन फॉलोज इट, और तभी देखो वो ऐसा शूटर हो जाता है. वो नाड़ मक्कम टन सब लोग डांस करने लगता है उसको. एक फैन आता है, everyone follows that. The same thing happens with investments. These are all bubbles, fads बोलते हैं. तो सोचे बिना समझे बिना, क्योंकि बाजू वाले ले लिया मैं भी ले, क्योंकि उसने लिया मैं भी ले, उसने लिया मैं भी ले. सुपर ट्रेंड निकलता है और फिर एक टाइम पे आके पता चलता है तो वो फट जाए. द सेम थिंग हैपेंड विद क्रिप्टोज. बिटकॉइन का ग्राफ देखना इंटरनेट पे जाकर, ट्यूलिप मेनिया का ग्राफ देखना, आई शेयर इट. सेम सिमिलैरिटी. और ऐसा एक नहीं है, hundreds of bubbles you will find in history. पब्लिक एक साथ पागल होता है, फिर एक साथ पब्लिक को